एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 7 थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका ट्रांस इफेक्ट तक हो गया और ये हमारी अब बस खत्म होने वाली है। लास्ट टॉपिक रह गया है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, उसके बाद हम अपनी 8th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, टॉपिक लिख लेते हैं पहले आज का, देखेंगे इस टॉपिक को क्या होता है। ठीक है, hard and soft acids and bases। ठीक है, तो ये हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेसिस क्या होते हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। चलिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस। हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेसिस, ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। लेकिन हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस जानने से पहले हमें देखना है एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्हेनियस ने क्या किया, 1884 में अपनी थ्योरी दी किसको लेकर, एसिड और बेस को लेकर, कि एसिड क्या होते हैं बेस क्या होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन देते हैं। यानी कि वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, और वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट उनका काफी चला और फिर उसके बाद उन्हें 1903 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया उनकी इस थ्योरी के लिए। ठीक है, उसके बाद 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लोरी थ्योरी आई। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड और लोरी हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया कि जो वो सब्सटेंस एसिड जो है वो सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सके उन्हें हम बोलते हैं एसिड, और जो हाइड्रोजन आयन को गेन कर सके उन्हें हम कहते हैं बेस। और इसी ब्रॉन्स्टेड और लोरी हाइपोथेसिस से ही हमारा एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आया कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस का। ठीक है, उसके बाद लुइस आए और लुइस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया किसके लिए, एसिड और बेस को लेकर। तो हमने स्टार्ट किया है लुइस से, क्योंकि आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड हमने अभी देख लिया, पढ़ लिया। ठीक है, इतना काफ़ी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लुइस कॉन्सेप्ट से। फिर उसके बाद पहले हम एसिड बेस देख लेते हैं क्या होते हैं, उसके बाद हम हार्ड सॉफ्ट और हार्ड सॉफ्ट एसिड देखेंगे, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड, उसके बाद हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। ठीक है, ये आपको दो दिख रहे हैं लेकिन होते क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस। तो अगर हार्ड एसिड है तो क्या होगा, सॉफ्ट एसिड भी होगा। इसी तरह अगर हार्ड बेस है तो क्या होगा, सॉफ्ट बेस भी होगा। तो हमें कुल मिला के 4 पढ़ने हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं एसिड बेस क्या होते हैं, उसके बाद हम अपना हार्ड जो अपना एसिड्स है, एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे दो पार्ट्स में, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में। उसके बाद हम बेस का क्लासिफिकेशन करेंगे हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस, लुइस gave दिस कॉन्सेप्ट इन 1923। लुइस ने कॉन्सेप्ट दिया 1923 में, और क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा उन्होंने कि द मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो मॉलिक्यूल्स और आयंस जो क्या करते हैं, विच हैव टेंडेंसी, जो रखते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो आयंस या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, या आपका क्या कहलाते हैं, लुइस एसिड कहलाते हैं। एसिड या लुइस एसिड, एसिड तो कहलाते हैं वो आयन या मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसिड। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लुइस ने, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम लगा दिया एसिड के आगे, तो इसको एसिड या लुइस एसिड भी बोलते हैं। इसी तरह द मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो मॉलिक्यूल्स और आयन जो क्या करते हैं, विच हैव टेंडेंसी, जो टेंडेंसी रखते हैं टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, आर नॉन एज, वो कहलाते हैं बेस या लुइस बेस। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से हम आपको समझ आ गया होगा कि वो मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो बेस, और जो गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एसिड। ठीक है, फिर आगे उन्होंने कहा अ लुइस एसिड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब हम देख रहे हैं
पहले हमने लुईस, ये तो हो गया आपका लुईस का कॉन्सेप्ट कब आया, और ये फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहा लुईस का कॉन्सेप्ट कब आया। सेकंड पॉइंट आपका है ये वाला कि थ्योरी क्या कहती है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट चल रहा है, अभी ये पॉइंट ही चल रहे हैं, फिर फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि लुईस एसिड जो है कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग फैक्ट, यानी कि लुईस एसिड के लिए हम कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कुछ फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, वो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे लुईस बेस के लिए, ठीक है। आप समझ जाइए क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा बेस वाला करने के लिए। तो इसी के बाद जो ये आप पढ़ोगे ना, ये 3 पॉइंट्स लुईस एसिड को लेकर, उसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं इन सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड्स में कैसे देखेंगे। तो सिंपल कंपाउंड्स में अगर सेंट्रल एटम क्या है आपका इनकम्प्लीट है, कैसे पता चलेगा कि लुईस एसिड कौन सा है, लुईस बेस कौन सा है। तो लुईस एसिड को पहचानने के लिए कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। तो सिंपल कंपाउंड्स में क्या होगा, सेंट्रल मेटल हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम बोल रही हूँ, सेंट्रल एटम की बात करेंगे हम, सिर्फ मेटल तो होगा नहीं इसमें तो, ठीक है। सेंट्रल एटम, सिंपल कंपाउंड्स में अगर सेंट्रल एटम का जो है आपका इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट रखता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसका, देन इट विल बी लुईस एसिड या लुईस, सॉरी इट विल बी एसिड और लुईस एसिड। अगर सिंपल कंपाउंड आपको दिया गया है तो उसके सेंट्रल एटम को देखिए, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो हम कह सकते हैं कि वो लुईस एसिड या एसिड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है BF3, है ना, ये सेंट्रल मेटल है, सॉरी सेंट्रल एटम है, ये आपका डाइक्लोरोकार्बन है, ये ठीक है आपका नाइट्रेन हो गया, और ये BeCl2, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इसी में है आपका ये इस तरह वाले लिख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, रोमन में लिख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ऑल सिंपल केटायंस आर लुईस एसिड्स। अब आपने कंपाउंड का देख लिया, अब आयनिक मॉलिक्यूल्स में कैसे देखेंगे, ठीक है। तो ऑल सिंपल केटायन, जितने भी आपके केटायंस होंगे वो सारे क्या होंगे, लुईस एसिड। जितने भी आपके केटायन होंगे वो सारे क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। जैसे Ag+, Cu+2, Fe+2, Zn+2, Ni+2, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका इन कंपाउंड्स ऑफ थर्ड पीरियड के कंपाउंड या हायर पीरियड के जो कंपाउंड होंगे, इन कंपाउंड्स ऑफ थर्ड पीरियड के कंपाउंड और हायर पीरियड के कंपाउंड, नेचर ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल एटम के चार्ज के नेचर पे, वो सॉरी चार्ज के नेचर के बेस पर डिसाइडेड इट्स एसिडिक एंड कैरेक्टर, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कंपाउंड्स किसके, कौन से कंपाउंड, थर्ड पीरियड के या थर्ड पीरियड से हायर पीरियड वाले कंपाउंड होंगे, उनमें नेचर ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम का चार्ज का नेचर होगा वो डिसाइड करता है इसके एसिडिक कैरेक्टर को, ठीक है। कैसे करेगा, इफ द सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, देन दे विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर सेंट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज है रखता है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को, एंड दे आर लुईस एसिड। अट्रैक्ट करेगा तो क्या कर रहा है, यानी कि गेन कर रहा है तो एसिड या लुईस एसिड की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल SO2, SO3, CuCl2, ZnCl2, FeO3 और FeCl3। तो बात इतनी सी है कि लुईस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया 1923 में, उन्होंने ये बता दिया कि एसिड क्या करते हैं, वो सब्सटेंसेस हैं, वो मॉलिक्यूल्स या आयन्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो फिर उसके बाद हमने पहले एसिड को देखा कि एसिड को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर सिंपल कंपाउंड है आपका, सिंपल कंपाउंड की में क्या करोगे, सेंट्रल एटम को देख लो, सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है तो हम कहेंगे कि वो एसिड है। और सिंपल केटायंस देख लेते हैं, जितने भी आपके सिंपल केटायंस हैं वो सारे एसिड होंगे। और अगर आपकी बात आए कि कंपाउंड है थर्ड पीरियड के या उससे ज़्यादा पीरियड वाले पीरियड के कंपाउंड है, तो उसमें क्या करेंगे हम, सेंट्रल एटम का चार्ज डिसाइडिंग फैक्टर होगा एसिडिक कैरेक्टर। अगर सेंट्रल एटम क्या पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि वो क्या करेगा, दे विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, एंड दे आर लुईस एसिड। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखना है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, नेगेटिव को, तो इसलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और फिर क्या बन जाएगा, वो लुईस एसिड या एसिड, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं अपना फोर्थ पॉइंट देखेंगे बेस के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम
तो आगे है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपका, सिमिलरली लुईस बेस कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे अब एसिड को आइडेंटिफाई करने के फैक्ट्स देखे, अब हम देखेंगे बेस को आइडेंटिफाई करने के फैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इफ द ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, देन दे विल बी लुईस बेस। उससे अपोजिट कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट इसका था कि अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है देन एसिड, और अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है देन बेस। एग्जांपल देख लेते हैं, NH3, RNH2, R2NH, R3N। ठीक है, सारे अमीन फैमिलीज हैं, अमोनिया। ठीक है, अमीन, सारे अमीन है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन, ये हो गया आपका ईथर, और ये हो गया आपका NCl3। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि जितने भी आपके सिंपल एनायंस होंगे, जितने भी कैटायंस होते हैं वो लुईस एसिड हैं, तो जितने भी एनायंस होंगे वो सारे क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। फॉर एग्जांपल OH, SO4 माइनस माइनस, NO माइनस, जिन पे भी माइनस है वो सारे क्या है, लुईस बेस हैं। ठीक है, EDTA, ये होता है आपका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसकी स्ट्रक्चर भी आती है, और ये आपका है साइनाइड, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। चलो बना के देख लेते हैं। ये आपकी हो जाती है स्ट्रक्चर किसकी, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट की, EDTA की। इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन, ये आपके इथाइलिन ग्रुप। ठीक है, C2H5 होता है, तो वही वाला इथाइलिन ग्रुप है। इथाइलिन डायमीन, कितने अमीन लगे हैं, डायमीन। ठीक है, टेट्रा, यानी कि 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, एसीटेट ग्रुप है ना, और कितने हैं, 4 है, तो टेट्रा एसीटेट, इससे नाम बना है इसका EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये भी एक क्या है, बेस है, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी लुईस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के लिए। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब आते हैं अपनी मेन पॉइंट पर। ठीक है, अब देखेंगे एसिड का क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या है कि अभी हमने देखा हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड एसिड होगा और सॉफ्ट एसिड होगा। तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। जब हम एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखेंगे कि वो दो तरह का होता है, एक हार्ड एसिड और एक सॉफ्ट एसिड। इसी तरह फिर हम बाद में करेंगे बेस का क्लासिफिकेशन, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड का क्लासिफिकेशन। तो इन 1960 में पियर्सन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्लासिफाइड किया एसिड को इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में उन्होंने क्लासिफाइड किया। किसने, पियर्सन ने। तो 1960 में पियर्सन ने एसिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना हार्ड एसिड। हार्ड एसिड क्या होता है, तो द एसिड which attracts electron by the strong force of attraction, जो वो एसिड जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, आर नॉन एज हार्ड एसिड। ठीक है, तो वो एसिड जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, हार्ड एसिड्स। एंड दे शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और उनकी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, वो कौन कौन सी है। नंबर 1 देखते हैं अभी प्रॉपर्टीज इनकी चल रही है, अब कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं पहले फर्स्ट यहाँ तक आई है, उसके बाद सेकंड इसी की स्टार्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल, कि कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए फॉर हार्डनेस इन एसिड। अगर हमें हार्ड एसिड चाहिए, एसिड में हार्डनेस चाहिए, तो हम जो कैटायन है, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि एज अ साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे साइज क्या होता है कैटायन का डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। आपको पता है जैसे जैसे कैटायन का साइज छोटा होगा, तो जो न्यूक्लियस की पकड़ है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड द टेंडेंसी, और इसलिए उसकी टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, एंड द टेंडेंसी टू आयन, और इसीलिए उस आयन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझिए इस चीज को, जितना ज्यादा कैटायन छोटा तो जो न्यूक्लियस की पकड़ है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर वो मजबूत, यानी कि अब उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, इसकी ज्यादा हो गई है। तो अगर हमें एसिड में हार्डनेस चाहिए, हार्ड एसिड के लिए क्या होगा, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। तो हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि जो हार्डनेस ऑफ एसिड है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन से।
केटायन का साइज जितना छोटा उतनी हार्डनेस ज्यादा, जितना साइज बड़ा उतनी हार्डनेस कम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Be+2 Mg+2 और कैल्शियम+2, इनमें से साइज किसका बड़ा है? आपको पता है कैल्शियम का साइज बड़ा होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम का उससे छोटा और बेरिलियम का सबसे छोटा। तो सबसे छोटा साइज किसका? बेरिलियम का। तो सबसे छोटा साइज जिसका उसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा, तो बी क्या होगा आपका? अच्छा एसिड होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के कंपैरिजन में। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, हार्डनेस, ये हार्डनेस ऑर्डर आप लिख सकते हो, हार्डनेस ऑफ एसिड, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। पहले इतना यहाँ से नोट डाउन करिए, यहाँ ये अपने इसको रफ करके हार्ड एसिड में सेकंड पॉइंट चलेगा अभी, ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हार्ड एसिड में? तो इफ द चार्ज डेंसिटी, पहला तो ये था साइज के लिए, ठीक है, दूसरा है आपका चार्ज के लिए। अगर चार्ज डेंसिटी किसकी? केटायन की चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है? आउटरमोस्ट शेल पर बढ़ता जाता है। और जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ आयन टू अट्रैक्ट टू फॉर्म हार्ड एसिड विल इंक्रीज। ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी कि केटायन पर चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना साइज छोटा होता जा रहा है यानी कि केटायन का, और जितना साइज छोटा होगा यानी कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता जाएगा? यानी कि ईएनसी भी इंक्रीज होती जाएगी। और जितनी ईएनसी इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा उस आयन की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि हार्डनेस ऑफ एसिड बढ़ जाएगी। इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि हार्डनेस ऑफ एसिड क्या है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन के, चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए Na+, Mg+ और Al+3 और Si+4 है, तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी है? इसकी। तो सबसे अच्छा हार्ड एसिड कौन होगा? ये वाला, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, क्या ऑर्डर है ये? हार्डनेस ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और थर्ड पॉइंट देखते हैं कि हार्ड एसिड क्या है? हार्ड एसिड शुड हैव हाई पोलराइजेशन पावर। हार्ड एसिड क्या होना चाहिए? उसकी हाई पोलराइजेशन पावर होनी चाहिए। इट मीन्स दैट इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू पोलराइज द एनायंस, यानी कि जो आपका केटायन है उस केटायन की पोलराइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, पोलराइजिंग पावर क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा? उसकी टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी टू पोलराइज एनायन, जिससे वो क्या करे? एनायन को आसानी से स्ट्रांगली क्या कर सके? पोलराइज्ड कर सके। पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ एसिड अगर हमें देखना है तो हमें केटायन की पोलराइजेशन पावर देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके तीन जो पॉइंट्स निकल कर आए हार्ड एसिड को लेकर, वो ये आए कि कोई भी एसिड, हार्ड एसिड कब होगा? हार्ड एसिड क्या होते हैं? वो एसिड जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, वो हार्ड एसिड कहलाएंगे। और हार्ड एसिड के लिए आपके पास तीन आपके पॉइंट्स आ गए, किस किस पे डिपेंड करते हैं। पहला तो ये कि केटायन का चार्ज छोटा होना चाहिए, दूसरा ये केटायन का साइज छोटा होना चाहिए, और दूसरा ये केटायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और तीसरा ये केटायन की पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए, पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये थी बात हमारी हार्ड एसिड को लेकर। अब देखते हैं हम इसका सेकंड टाइप, क्लासिफिकेशन चल रहा था ना, सेकंड टाइप सॉफ्ट एसिड, ठीक है। तो पहले यहां तक इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं सॉफ्ट एसिड की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपना सॉफ्ट एसिड। हार्ड एसिड खत्म हो गया, अब देखते हैं सॉफ्ट एसिड। तो जो जो हमने हार्ड एसिड में पढ़ा बस उससे अपोजिट करना है सॉफ्ट एसिड के लिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द केटायंस विच हैव पुअर टेंडेंसी, यानी कि वो केटायन जो क्या रखते हैं? पुअर टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, यानी कि उनके पास कोई ताकत नहीं है जिस ताकत से वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली खींच सके। उनके पास बस ऐसी है पुअर टेंडेंसी, यानी कि बस खींच लेंगे, ऐसा नहीं कि स्ट्रांगली खींचेंगे, ठीक है। तो वो क्या रखते हैं? पुअर टेंडेंसी रखते हैं टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन आर सॉफ्ट एसिड। वो क्या कहलाते हैं? आपके सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं। एंड दे शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो बस उनसे रिवर्स करना है आपको। हार्ड एसिड के लिए क्या होना चाहिए? केटायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? केटायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो केटायन क्या होगा? शुड हैव लार्ज साइज। जितना केटायन का साइज ज्यादा होगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, ठीक है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उतना ही अच्छा वो वीक एसिड होगा।
बात सुनिए, जितना ज्यादा केटायन का साइज बढ़ेगा यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी कि न्यूक्लियस से लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है ऑन द आउटर मोस्ट शेल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कम हो जाएगी, यानी कि उसकी पुअर टेंडेंसी बन जाएगी। तो यानी कि जितना आपका केटायन का साइज बढ़ा उतनी ही आपकी सॉफ्टनेस ज्यादा एसिड की। तो कंक्लूजन निकल के आया कि सॉफ्टनेस ऑफ एसिड चेक करना है तो साइज देख लेंगे हम केटायन का, ठीक है। उससे रिवर्स करना है आपको, केटायन का देख लेंगे हम साइज। तो जैसे एग्जांपल देखें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सबसे बड़ा साइज किसका है, पोटेशियम का, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा ऑर्डर किसका है, ये सॉफ्टनेस ऑफ एसिड का ऑर्डर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या है कि चार्ज डेंसिटी, उसमें क्या था, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ही क्या होना था वहां पर, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी यानी कि उतना ही साइज छोटा होता जा रहा है, यानी कि ईएनसी उतना ही ज्यादा लग रहा है, ईएनसी ज्यादा लग रहा है तो टेंडेंसी बढ़ रही है। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि चार्ज डेंसिटी केटायन की क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। जितनी ज्यादा लो होगी इट विल अप्लाई वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही वो क्या लगाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है यानी कि उसके पास उतनी टेंडेंसी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सके, यानी कि वो क्या बन गया, सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्टनेस ऑफ एसिड किस बात पे भी डिपेंड करती है, चार्ज ऑफ डेंसिटी पर भी, ठीक है। तो देखिए अगर जिस चार्ज ऑफ डेंसिटी पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी कि चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो सॉफ्टनेस क्या है, कम है, और चार्ज डेंसिटी अगर कम है तो सॉफ्टनेस क्या है, ज्यादा। तो अगर हमें सॉफ्टनेस चाहिए एसिड की तो चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सॉरी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा उसमें सॉफ्टनेस ज्यादा, सॉरी कम 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 चार्ज डेंसिटी कम देखनी है ना हमें, कम वाला ही तो सॉफ्टनेस दिखाएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर इस तरह से, ठीक है, सॉफ्टनेस ऑफ एसिड का ऑर्डर। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट, पोलराइजेशन पावर, ठीक है। तो इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी उतना ही ये जो एनायंस है उनको अट्रैक्ट कम कर पाएगा, और कम करेगा तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एसिड बन जाएगा। तो सॉफ्टनेस ऑफ एसिड किस बात पर भी डिपेंड करती है, पोलराइजेशन पावर पर भी, ठीक है। तो अब कंक्लूजन ये निकल कर आया हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड को पढ़ने के बाद कि जो हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड के लिए आपने देखा कि कौन कौन से फैक्टर है। हार्ड एसिड के लिए क्या होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, पहले साइज की बात करेंगे, साइज कैसा होना चाहिए केटायन का, केटायन की बात करें, केटायन ही होते हैं तो साइज कैसा होना चाहिए, साइज होना चाहिए छोटा, ठीक है। और चार्ज होना चाहिए क्या, बड़ा, और पोलराइजेशन पावर भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ये बात आई। और सॉफ्ट एसिड के लिए क्या निकल के आया कंक्लूजन कि सॉफ्ट एसिड, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि साइज क्या होना चाहिए, बड़ा, दूसरा पॉइंट ये कि चार्ज कैसा होना चाहिए, कम, यानी कि इससे रिवर्स करना है, इसको याद कर लो, एक को याद करना, अगर दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हार्ड एसिड को याद कर लो, सॉफ्ट एसिड इससे अपोजिट लिखना है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा आपका पोलराइजेशन पावर कम, ठीक है। तो इनवर्सली ये क्या हो गया आपका, इनवर्सली ये साइज का है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसमें क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली और ये इनवर्सली, देखो यहाँ पर, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेस पर, यहां से यहां तक नोट डाउन करिए। चलिए तो अब देखते हैं अपना हार्ड बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस कर रहे हैं हम। तो बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इन दो पार्ट्स में क्लासिफाई की जा सकती है, बेसिस भी किए जा सकते हैं। नंबर 1 देखते हैं हार्ड बेस। तो हार्ड बेस क्या होते हैं, द एनायन, आपको पता है बेस तो एनायन होंगे ना, द एनायन, वो एनायन विच कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना कर पाए इजीली, उन्हें क्या कहेंगे हम, हार्ड बेस, और इज नॉन एज हार्ड बेस, इसको क्या कहेंगे, हार्ड बेस। इट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे नंबर 1 है आपका साइज। तो साइज ऑफ एनायन शुड बी स्मॉल, साइज ऑफ एनायन छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना ही न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी कि ईएनसी ज्यादा होगा, ईएनसी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हार्ड बेस, ठीक है। तो साइज ऑफ एनायन शुड बी स्मॉल बिकॉज इट विल क्रिएट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। सो द टेंडेंसी ऑफ एनायन, तो इसीलिए क्या हो गया, एनायन की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, लूज हो गई, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो टू डोनेट इलेक्ट्रॉन विल पुअर और लो, ठीक है। पर अगर इसका कंक्लूजन देखें कि हार्डनेस ऑफ बेस क्या होता है,
तो जैसे जैसे कैटायन का एनायन का चार्ज डेंसिटी ऑफ एनायन तो देखो जैसे जैसे एनायन भी क्या होता है, एनायन का साइज बड़ा होता जाता है, बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ेगी तो ENC यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन चार्ज क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या चल जाएंगे, बाहर चल जाएंगे, यानी कि डोनेट हो जाएंगे और इजीली डोनेट हो जाए। यही तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ड बेस क्या होता है जो इजीली डोनेट ना कर पाए। सॉफ्ट हार्ड एसिड क्या था जो इजीली एक्सेप्ट ना कर पाए, सॉरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे, और हार्ड बेस क्या है जो डोनेट ना कर पाए इजीली। तो हमें क्या चाहिए, इसका साइज छोटा चाहिए। छोटा होगा तो क्या होगा, वहां पर ज्यादा ही इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने या डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ बेस डिपेंड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन की। जितना साइज कम उतनी हार्डनेस ज्यादा बेस की। ठीक है, तो साइज कम किसका है, देखो FCl फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा कौन है, F है, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। तो जितना आपका साइज छोटा उतनी आपकी हार्डनेस ज्यादा। साइज छोटा इसका है तो हार्डनेस क्या हो गई, F की सबसे ज्यादा। ये आपका ऑर्डर मिल गया। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं कि द चार्ज डेंसिटी ऑफ एनायन की चार्ज डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, शुड बी हाई। चार्ज डेंसिटी तो दोनों की ही हाई होनी चाहिए। एनायन की चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए बिकॉज एज द चार्ज ऑन एनायन, जैसे जैसे देखो पहले सुन लो, एनायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज होगा यानी कि उतने उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा, उसका साइज उतना बड़ा होगा। जितना चार्ज डेंसिटी होगी इस पे उतना ही इसका साइज बड़ा होगा, और जितना साइज बड़ा होगा यानी कि क्या होगा, जितना साइज बड़ा होगा अब क्या होगा, देखो यहाँ पर द चार्ज डेंसिटी ऑफ एनायन शुड बी हाई। चार्ज डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, एनायन की हाई होनी चाहिए, एनायन की हाई होनी चाहिए। जितनी इसकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी उतना ही इसका साइज छोटा होगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ध्यान से सुनिए, एनायन के केस में चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो उसका साइज छोटा होता है, जबकि कैटायन के केस में अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार्ज डेंसिटी ऑफ एनायन शुड बी हाई। चार्ज डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी हाई होनी चाहिए, बिकॉज एज द चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस, जैसे जैसे क्या होता है आपका चार्ज, एनायन का चार्ज क्या होता है आपका, यहाँ पे होगा चार्ज डेंसिटी जो है आपकी एनायन की शुड बी हाई। हाई नहीं होगा, यहाँ पर लो होगा। ठीक है, लो करिए, चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए। जितनी चार्ज डेंसिटी कम होगी, बिकॉज एज द चार्ज ऑन एनायन, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा एनायन पे वैसे वैसे इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे इसका साइज इंक्रीज होगा एंड द टेंडेंसी ऑफ टू डोनेट इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज, यानी कि क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, एंड इट विल रिड्यूस, और ये क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी द हार्डनेस ऑफ बेस। ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे आयनाइन की डेंसिटी बढ़ेगी यानी कि चार्ज बढ़ेगा, यानी कि उसका क्या हो रहा है, वहां पे साइज भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। अब ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हार्डनेस कम हो जाएगी। इसीलिए अगर हमें हार्डनेस चाहिए बेस की तो हमें क्या चाहिए, एनायन की जो चार्ज डेंसिटी है वो लो चाहिए। तो वही इसलिए लिखा है कि चार्ज डेंसिटी ऑफ एनायन शुड बी लो। जितनी चार्ज डेंसिटी कम होगी एनायन के ऊपर, उतने ही जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस कम होगी, यानी कि उस पर पकड़ ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उतने ही कम यानी कि कम जल्दी जा पाएंगे, यानी कि डोनेट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और वो अच्छा हार्ड बेस बन जाएगा। तो हार्डनेस ऑफ बेस के लिए हमें 1/डेंसिटी करना होगा, 1/, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/। ठीक है, अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो चार्ज डेंसिटी देख लो, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसका क्या होगा, हार्डनेस कम। ठीक है, उल्टा हो रहा है ना, चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा उसकी हार्डनेस कम। तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी तो हार्डनेस कम हो जाएगी। हमें तो ऑर्डर चाहिए, तो सबसे ज्यादा सबसे छोटे चार्ज, सबसे कम चार्ज डेंसिटी क्लोरीन पे है तो इसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा, फिर सल्फर की और फिर फास्फोरस की। तो ये हो गया आपका हार्डनेस ऑफ बेस का ऑर्डर। ठीक है।
ठीक है। और इसको हम एक और तरह से देख सकते हैं, कैसे कि हाँ, जो सॉफ्ट एसिड वाली प्रॉपर्टीज है ना, जितनी भी आपकी सॉफ्ट एसिड वाली प्रॉपर्टीज हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उससे अपोजिट करके, ठीक है। चलो पहले यहाँ लिखो, फिर सेकेंड थर्ड पॉइंट देखते हैं। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन। एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई होनी चाहिए, सो दैट इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एनायन की, उतनी ही वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ बेस क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एनायन की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी लूज, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर पाएगा फिर वो, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। या पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय एनायन। पोलराइजेबिलिटी या टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय एनायन शुड बी लो, क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, सो दैट इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा इजीली, इसलिए पोलराइजेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए आपकी कम। तो यानी कि हार्डनेस ऑफ बेस क्या हो गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी कि जितनी ज्यादा एनायन की पोलराइजेबिलिटी कम होगी उतना ही अच्छा वो बेस होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है आपका, कि जितना ज्यादा साइज छोटा, बेस के लिए देखेंगे हम हार्डनेस ऑफ हार्ड बेस के लिए, हार्ड बेस की बात कर रहे हैं, हार्ड बेस के लिए कंक्लूजन क्या निकल के आया, कि साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, छोटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि डिपेंड करता है 1 अपॉन साइज पर, ठीक है, साइज ऑफ एनायन पर, और दूसरा हो जाता है डेंसिटी पर, ठीक है, 1 अपॉन डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। जबकि आपका पोलराइजेबिलिटी कैसा है आपका, वो भी 1 अपॉन में पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, ठीक है, ये बातें हैं। अब चलते हैं अपना सॉफ्ट बेस की तरफ, इनको एक बार नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं सॉफ्ट बेस की तरफ। चलिए आगे देखते हैं अपना सेकेंड टाइप सॉफ्ट बेस। हार्ड बेस देख लिया, सॉफ्ट बेस। तो द एनायन, वो एनायन विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, जो क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। और इट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1 है आपका साइज ऑफ एनायन की, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, शुड बी लार्ज। जितना ज्यादा एनायन का चार्ज ज्यादा बड़ा होगा, उतनी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी कि ईएनसी की वैल्यू कम होगी, और कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर पाएगा, यानी कि सॉफ्टनेस ऑफ बेस के लिए साइज ऑफ एनायन बड़ा होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट अगर देखें कि चार्ज डेंसिटी की बात करें एनायन की, तो वो क्या होनी चाहिए, चार्ज डेंसिटी ऑफ एनायन शुड बी हाई। चार्ज डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि उसका साइज उतना बड़ा होता जा रहा है, और साइज बड़ा होता जा रहा है, तो क्या होगा, ईएनसी की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर पाएगा। तो सॉफ्टनेस ऑफ बेस के लिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखें, इट शुड हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इट शुड हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो सॉफ्टनेस ऑफ बेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इट शुड हैव हाई पोलराइजेबिलिटी, इसकी पोलराइजेबिलिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टनेस ऑफ बेस के लिए पोलराइजेबिलिटी कितनी होगी, हाई। जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर पाएगा, तो क्या बन गया वो बेस, सॉफ्ट बेस बन गया, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर एक बार समरी देख लेते हैं। हार्ड एसिड हार्ड बेस, ठीक है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस की एक बार समरी देख लेते हैं, यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए अब एक बार समरी कर लेते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे अपने फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स पे को डिपेंड कर रहा है, इधर लिख लेते हैं अपने फैक्टर्स, ठीक है, इधर फैक्टर्स आ जाएंगे। इधर लिख लेते हैं अपने, इधर लिख लेते हैं पहले हार्ड एसिड, ठीक है, इधर लिख लेते हैं हार्ड बेस, ठीक है, इधर लिख लेते हैं हार्ड बेस, और इधर लिख लेंगे सॉफ्ट एसिड एंड
तो पहला फैक्टर क्या था आपका, ठीक है, यहाँ पे अपने एस नंबर लिख लेते हैं। पहला फैक्टर है आपका कौन सा, चार्ज का देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी साइज का देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, यहाँ रिस्पॉन्सिबल भी लिख लेते हैं कौन होते हैं। इसके लिए मैं माइनस प्लस लगा देती हूँ। इसके लिए होते हैं कैटायन, ठीक है, और इसके लिए होते हैं एनायन, और इसके लिए भी कैटायन एंड इसके लिए भी एनायन। तो आपको याद रहेगा कि एनायन का साइज है किसका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हार्ड एसिड के लिए जो हार्डनेस है उसके लिए साइज कैसा होना चाहिए इसका, ताकि वो इजीली क्या करे, डोनेट ना कर, सॉरी इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करे, एक्सेप्ट ना कर पाए। तो क्या होगा, पहले तो देखो अट्रैक्ट कर पाए तो उसका साइज कैसा होना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है तो वो साइज होना चाहिए यहाँ उसका छोटा, स्मॉल। तो आप लिख सकते हैं 1/, साइज के, ठीक है, 1/, साइज के, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर देखेंगे इसके लिए चार्ज का, चार्ज का। और तीसरा फैक्टर देखेंगे हम, उसे कह सकते हैं पॉलराइजेशन पावर, ठीक है, पॉलराइजेशन पावर। ये किसके केस में होगा, एसिड के केस में देखेंगे। और फोर्थ देखेंगे हम पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी। तो साइज भी क्या होना चाहिए इसका, जो चार्ज है, सॉरी चार्ज तो क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं प्रोपोर्शनल का साइन कर देती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोलराइजेशन पावर, ठीक है, इसमें पोलराइजेबिलिटी तो इसकी चेक ही नहीं करेंगे ना, पोलराइजेबिलिटी तो हम बेस के केस में चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर देखें हार्ड बेस के लिए, ये तो आपको पता है तीनों ही लो होंगे, ठीक है, यानी कि 12 साइज, ठीक है, साइज छोटा होना चाहिए, 12 चार्ज, और 12, सॉरी इसमें तो आएगा नहीं, ये किस में आएगा, पोलराइजेबिलिटी देखी जाती है इसमें तो, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या है आपकी इनवर्सली पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, वो भी लो हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ड एसिड का और हार्ड बेस का हो गया। इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा कि ये देखो ये सेम आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा किसका किसका सेम है। अब देखेंगे सॉफ्ट एसिड के लिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका साइज के डायरेक्टली, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्टली, और ये वाला हो जाएगा आपका इनडायरेक्टली, ठीक है, पोलराइजेशन पावर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सॉफ्ट बेस के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा आपका साइज क्या होगा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये कैटायन की। तो यहाँ पर अब एक समरी हो गई आपकी, ठीक है। समरी ये कहती है कि हार्ड एसिड के लिए साइज कैसा होना चाहिए कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और चार्ज कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। जबकि हार्ड बेस के लिए साइज छोटा, ठीक है, चार्ज भी कम, पोलराइजेबिलिटी भी कम, तीनों ही कम, ठीक है। और सॉफ्ट एसिड के लिए साइज भी ज्यादा, चार्ज कम, पोलराइजेशन पावर भी कम। सॉफ्ट बेस के लिए साइज भी ज्यादा, चार्ज भी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा। तो ये थे आपके हार्ड, सॉफ्ट, एसिड और बेस। अब हम देखेंगे HSAB प्रिंसिपल, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। इसको नोट डाउन कर लीजिए।